प्रिय विद्यार्थियों, महाजनपद काल के भाग 2 में आप सभी का स्वागत है। हमने अपने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि किस प्रकार बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में हमें 16 महाजनपदों के नाम का उल्लेख प्राप्त होता है। उन 16 महाजनपदों के बारे में हम अपने पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। हमने देखा कि उनमें से कुछ महाजनपदों में राजतंत्रात्मक व्यवस्था थी और कुछ महाजनपद गणतंत्रात्मक व्यवस्था का पोषण करते थे। ये जो गणराज्य थे, उनमें से वज्जी, मल्ल और शूरसेन, इनको हम गणतंत्र राज्यों की संज्ञा दे सकते हैं। बौद्ध ग्रंथों में हमें 10 गणराज्यों के नाम मिलते हैं, जिसमें पहला है कपिलवस्तु के शाक्य। इसकी राजधानी कपिलवस्तु थी और शाक्य वंशीय सुकीर्ति ने इसे प्रतिस्थापित किया था। शाक्य लोग का नियम था कि वो अपनी जाति के बाहर जाकर अपनी कन्याओं का विवाह नहीं करते थे और प्रसेनजित, जो कि कौशल का राजा था, प्रसेनजित ने शाक्य गणराज्य को परास्त करके उनसे ये मांग की कि वो शाक्य कन्या का विवाह उसके साथ करें। लेकिन शाक्यों ने प्रसेनजित को बुलाया तो सही, विवाह भी करवा दिया, लेकिन कालांतर में प्रसेनजित के पुत्र, जो कि उस शाक्य कुमारी से उत्पन्न हुआ था, विदुडब, उसे पता चला कि शाक्यों ने उसके पिता के साथ धोखा किया और शाक्य राजकुमारी की जगह एक दासी के साथ विवाह करवा दिया गया था। इसलिए इस राज्य का विनाश कौशल नरेश विदुडब द्वारा कर दिया गया। गौतम बुद्ध का जन्म भी इसी गणराज्य में हुआ था। रामग्राम के कोलिय, यह दूसरा गणराज्य था। इनकी राजधानी रामग्राम की पहचान वर्तमान गोरखपुर जिले में स्थित रामगढ़ ताल से की गई है। ये जो कोलिय गण के लोग थे, वो अपनी पुलिस शक्ति के लिए बहुत ही प्रसिद्ध थे। इसके बाद आते हैं संसुमार गिरी के भग। इनकी स्थिति का अनुमान लगाया गया है, जो वर्तमान चुनार है, मिर्जापुर जिला, वहां से इसका तादात्म्य संबंध स्थापित किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि ये जो भग लोग हैं, वो ऐतरेय ब्राह्मण में उल्लेखित भर्ग वंश से संबंधित थे। इन्होंने कालांतर में वत्स राज्य की अधीनता स्वीकार कर ली थी। अलकप के बुली, इनकी राजधानी बेतिया वेठ द्वीप कही जाती है। बुली लोग बौद्ध धर्म के अनुयायी थे और आधुनिक स्थानों में यदि हम इसकी पहचान स्थापित करने की चेष्टा करें तो हम देखते हैं कि ये राज्य बिहार प्रांत के शाहबाद, आरा और मुजफ्फर जिलों के बीच था। केसपुत्त के कालाम, वैदिक साहित्य से हमें पता चलता है कि इन कालामों का संबंध पांचाल जनपद के केशियों के साथ था। आचार्य आलार कालाम, यानी जिन्होंने बुद्ध को शिक्षा दी थी, बुद्ध सबसे पहले इन्हीं के पास गए थे, तो ये जो आचार्य आलार कालाम हैं, वो इसी राज्य से संबंधित थे। महात्मा बुद्ध ने अपने गृहत्याग के बाद इन्हीं से सांख्य दर्शन की दीक्षा प्राप्त की थी। फिर आते हैं कुशीनारा के मल्ल। हम महाजनपदों के अंतर्गत भी पढ़ के आए हैं कि मल्ल महाजनपद 2 भागों में बटा था और वो दोनों ही गणराज्य थे, इसलिए गणराज्यों में भी हम उनका अध्ययन करेंगे। कुशीनारा के मल्ल, कुशीनारा की जो पहचान है, वो उत्तर प्रदेश का जो देवरिया जिला है, वहां के कसिया गांव के निकट की जाती है। वाल्मीकि रामायण में मल्ल जो है, उन्हें लक्ष्मण का पुत्र चंद्रकेतु मल्ल जो है, उसका वंशज बताया गया है। अब आते हैं पावा के मल्ल। कुशीनारा और पावा, ये 2 भागों में मल्ल राजवंश जो है, मल्ल गणराज्य जो है, वो बटा हुआ था। पावा के मल्ल कौन थे? जो आधुनिक कुशीनगर जिला है, उसके पडरौना नामक जो स्थान है,
वहां पर इसकी पहचान की गई है। ये लोग बहुत ही सैनिक प्रवृत्ति के थे और मल्ल राज्य को भी अजात शत्रु के काल में मगध में मिला लिया गया। पिप्पली वन के मोरीय, ऐसी किंवदंती है कि मोरों के प्रदेश के निवासी होने के कारण इन्हें मोरीय कहा गया। मोरों का प्रदेश यानी वो जगह जहां पे बहुत अधिकता में मोर मिलते थे, और इसी मौर्य शब्द से मौर्य शब्द की उत्पत्ति मानी गई। जो चंद्रगुप्त मौर्य, जो बाद में मगध के राजा बने, इसी वंश में उत्पन्न हुए थे। चूंकि यहाँ पर पीपल के वृक्षों की अधिकता थी, इसलिए इसे पिप्पली वन कहा जाता था। तो पिप्पली वन पीपल के वृक्षों की अधिकता के कारण, और मौर्य क्योंकि मोर यहाँ पर बहुत सारे थे। गोरखपुर से 14 मील दूर जो उपधौलिया गांव है, उससे इसे समीकृत किया जाता है। मिथिला के विदेह, ये वज्जी संघ का सदस्य था। आपको ध्यान होगा, हम अपने पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं कि वज्जी संघ में 8 गणराज्यों का मिश्रण था, तो उनमें से एक था मिथिला के विदेह। बिहार में दरभंगा और भागलपुर जिलों के क्षेत्र में ये बसा हुआ था। यहाँ के राजा जनक अपनी शक्ति और दार्शनिक ज्ञान के लिए बहुत ही प्रसिद्ध थे। इनकी जो राजधानी थी मिथिला, उसकी पहचान जो वर्तमान में जनकपुर है उससे की जाती है। वैशाली के लिच्छवी, गणराज्यों में ये सबसे प्रमुख और सबलतम गणराज्य था। वज्जी संघ में ये सर्व प्रमुख था, यानी वो जो 8 गणराज्य थे उनमें वैशाली के जो लिच्छवी थे वो सर्व प्रमुख थे, सबसे ज्यादा शक्तिशाली थे। इनकी राजधानी वैशाली मुजफ्फर जिले का जो बसाड़ नामक स्थान है वहां पर स्थित थी। महावग्र जातक में वैशाली को एक धनी, समृद्धशाली और घनी आबादी वाला नगर कहा जाता है। और ये जो लिच्छवी हैं, ये जाति बहुत ही वीर और लड़ाकू जाति मानी जाती थी। अब बात करते हैं कि इन गणराज्यों की शासन व्यवस्था क्या थी। सबसे पहले केंद्रीय शासन की बात करें। केंद्रीय शासन में जो गण प्रमुख या गणराजा या राष्ट्रपति, जो भी प्रथम सिटीजन होता था, प्रथम नागरिक होता था, वो एक निर्वाचित व्यक्ति होता था, इसीलिए इन्हें गणराज्य कहा जाता है। इस राजा के नीचे कई उपराजा, सेनापति और भांडागारिक होते थे, और ये सभी लोग आपस में निरंतर विचार विमर्श करते रहते थे। इसके बाद प्रांतीय शासन की बात करें तो लिच्छवी राज्य जो है वो अनेक लघु प्रशासनिक इकाइयों में बटा हुआ था। ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जब हम वैशाली गणराज्य की व्यवस्था पढ़ते हैं या हम ग्रंथों में इसका संदर्भ देखते हैं, तो हमें वहां पे 7,707 राजाओं का नाम मिलता है। अब किसी राज्य में 7,707 राजा हो, ये संभव नहीं लगता। तो ऐसा लगता है कि एक तो मुख्य राजा होता था और फिर पूरे गणराज्य को छोटी छोटी बहुत सारी लघु प्रशासनिक इकाइयों में बांट दिया जाता होगा, और हर प्रशासनिक इकाई के प्रमुख को राजा कहा जाता होगा। तो यहाँ पर बहुत सारी प्रशासनिक इकाइयां थी। प्रत्येक इकाई का एक राजा होता था जो अपने सहयोगियों की सहायता से अपनी इकाई के शासन को संभालता था। ये जो प्रशासनिक इकाइयों के राजा थे, वो ही सर्वोच्च जो सभा होती थी गणराज्य की, संस्था यानी संसद के समान, उसके सदस्य होते थे। इसीलिए हम मान सकते हैं कि 7,707 राजा होते होंगे। इनके अतिरिक्त हमें 2 अन्य पदाधिकारियों का भी उल्लेख मिलता है। एक तो गाम गमणिक यानी गांवों का मुखिया, और दूसरा पूग गमणिक यानी औद्योगिक संस्थाओं का मुखिया। अब ये सभा यानी संस्था या संसद ये क्या होती थी? जो प्रमुख व्यक्तियों यानी जो राजाओं की सभा होती थी वो संस्था कहलाती थी, और जिस जगह ये अपनी सभा किया करते थे उस जगह को संथागार कहते थे।
जैसे वर्तमान में हमारे यहाँ संसद होती है, ठीक उसी प्रकार गणराज्यों में ये संथागार होता था। इस संथागार में जो आवश्यक विषय हैं, उन पर विचार विमर्श होता था और जो भी निर्णय लिया जाता था, वो बहुमत से लिया जाता था। जब अधिवेशन आरंभ होता, तो पहले देखा जाता था कि निश्चित संख्या में सदस्य उपस्थित हैं या नहीं। निश्चित संख्या में सदस्य यानी गणपूर्ति, कोरम, ये होना आवश्यक था। जब सदस्य संथागार में आते, तो उनको एक निश्चित स्थान पर उनकी बैठने की व्यवस्था होती थी। इस व्यवस्था को करने वाला अधिकारी होता था आसन प्रज्ञापक। वो उन सदस्यों को उनका निश्चित स्थान दिखाता था। वर्तमान में भी आप देखते हैं कि लोकसभा राज्यसभा के जब अधिवेशन होते हैं, तो सभी सदस्यों के लिए एक जगह निश्चित होती है। कई बार उनकी डेजिग्नेशन प्लेट जो है वो भी वहां पर लगी होती है। उसी प्रकार से गणराज्यों के जो संथागार थे, वहां पर भी सदस्य अपने निश्चित स्थान पर ही बैठते थे। जब अधिवेशन आरंभ होता, तो सबसे पहले प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाता था, जिसे ज्ञप्ति कहते थे। इसे 3 बार दोहराया जाता था, जिसे अनुश्रावण कहा जाता था। और उसके बाद इस प्रस्ताव पर सहमति ली जाती थी। ये पूछ लिया जाता था कि भाई आप लोग इससे सहमत हैं या नहीं। तो जो भी सहमत होते थे, वो अपना हाथ उठाकर या बोलकर अपनी सहमति प्रदान कर देते थे। लेकिन कभी-कभी ऐसा भी होता था कि सदस्य आपस में सहमत नहीं हो पाते थे। तब ऐसी समय उनका छंद लिया जाता था, यानी वोटिंग की जाती थी। और ये जो वोटिंग थी, इसके लिए भी एक अधिकारी नियुक्त था, जिसे शलाका ग्राहपक कहते थे। ये भिन्न भिन्न रंगों की शलाकाएं अपने साथ ट्रे में लेकर और सब सदस्यों के समक्ष चले जाते थे। हर रंग का अपना एक मत होता था और सदस्य सारे विविध रंगों की अपनी शलाकाएं उठा लेते। जो भी उन्हें मत देना होता था, हाँ, नहीं, तटस्थ, जो भी है। और बाद में पुनः उन सब शलाकाओं को एकत्रित करके फिर उन्हें काउंट कर लिया जाता था, गिनती कर ली जाती थी, जिससे पता चल जाता था कि कौन सा मत बहुमत में है। अब बात करते हैं मंत्री परिषद की, क्योंकि ये जो संथागार है, इसमें तो 7,707 राजा हैं। अब रोज 7,707 लोगों को बुलाना और उनके साथ विचार विमर्श करना, ये तो एक असंभव सा कार्य है। इसीलिए संभवतः गणराज्यों द्वारा दैनिक संचालन के लिए एक कार्यकारिणी का गठन किया गया होगा, क्योंकि हमें जो कल्पसूत्र ग्रंथ है, उसमें नवमल्लई यानी 9 मल्ल, नवलेच्छई, 9 लिच्छवी, इस तरीके का उल्लेख मिलता है। तो ये जो 9 की संख्या है, ये कुछ विशिष्ट लगती है। तो संभव है कि 9 लोगों को चुनकर और उनकी कोई कार्यकारिणी या मंत्री परिषद बना ली गई होगी, ताकि जो दैनिक कार्यों का संचालन है, वो उचित प्रकार से किया जा सके। गणराज्य में 7 नियमों का पालन किया जाता था। जो हमें बौद्ध ग्रंथों से पता चलता है कि उनके 7 अपरिहारणीय नियम थे। कौन-कौन से थे वो नियम? कि एक तो निर्धारित समय पर सभी सदस्यों की उपस्थिति में अधिवेशन होना, सर्व सहमति से संघ के कार्यों का निष्पादन किया जाना, जो स्वीकृत विधान है उन्हीं के अनुसार काम करना, यानी अनुशासित तरीके से ही कार्य होगा। वज्जी संघ के जो पितर हैं, जो नेता रहे हैं, उनका आदर सत्कार करना। इसके अतिरिक्त जो चैत्य हैं या मंदिर हैं, उनमें पूजा कार्यों की निरंतरता बनाए रखना। वज्जी संघ के जो धार्मिक महापुरुष रहे हैं, उनका सम्मान करते रहना तथा वज्जी संघ के वृद्धों का आदर करना। इन सभी 7 नियमों का वज्जी संघ के द्वारा पालन किया जाता था और ऐसा माना जाता था कि जब तक इन नियमों का पालन किया जाएगा, तब तक वो अपराजेय रहेंगे। अब बात करते हैं हम गणराज्यों के न्याय प्रशासन की।
हमें वैशाली की न्याय व्यवस्था के बारे में पता चलता है। वो अति लोकतांत्रिक न्याय व्यवस्था थी। अट्ठकथा में हमें वज्जी संघ के न्याय व्यवस्था में पता चलता है कि वहां जो अपराधी होता था उसकी जांच 7 न्यायालयों द्वारा होती थी। सबसे पहले अपराधी को विनिश्चय महामात्र के पास ले जाया जाता था। महामात्र जो है वो उसकी जांच करता था। यदि वो ये पाता कि ये अपराधी निर्दोष है तो वो उसे छोड़ देता था। लेकिन यदि उसको ये लगता कि ये दोषी है तो उसे अपनी अगली अदालत यानी व्यवहारिक की अदालत में भेजता था। व्यवहारिक भी जांच करता। यदि वो ये पाता कि व्यक्ति निर्दोष है तो वो अपने ही स्तर पर उसको छोड़ सकता था। लेकिन यदि दोषी पाता तो सूत्रधर के पास भेजता था। सूत्रधर भी निर्दोष होने पर उसको छोड़ सकता था, लेकिन दोषी होने पर अष्टकुलिक के पास भेजता था। अष्टकुलिक भी निर्दोष होने पर अपराधी को छोड़ सकता था, लेकिन दोषी पाए जाने पर सेनापति के पास भेजता था। सेनापति भी यदि उसको दोषी पाता तो उपराजा के पास भेजता था, और उपराजा भी दोषी पाता तो राजा के पास भेजता था, और निर्दोष पाता तो छोड़ सकता था। और अंत में राजा के द्वारा उस दोषी को दंडित किया जाता था। ये जो न्याय व्यवस्था थी उसमें दोषी भले ही छूट जाए, लेकिन कोई भी निर्दोष कभी दंडित नहीं हो सकता था। ये जो पूरी न्याय व्यवस्था थी उसके लिए एक पुस्तक थी उनके पास, एक ग्रंथ था, पवेणी पोथक, पवित्र पुस्तक, जिसके आधार पर ये न्याय किया जाता था। तो आपने देखा कि गणराज्यों की शासन व्यवस्था कितनी लोकतांत्रिक थी। सब लोग मिलकर, मिलजुल कर, बैठकर सर्वसम्मति से सारा कार्य करते थे। न्याय व्यवस्था में भी जो निर्दोष है उसे कभी दंड नहीं मिल सकता था। लेकिन इतनी अच्छी शासन व्यवस्था होने के बाद भी इन गणराज्यों का पतन हो गया। क्या कारण रहा? सबसे पहली बात थी संघ भेद। यदि वज्जी संघ जो कि 8 गणतंत्रों से मिलके बना था, और यदि इनमें आपस में वैमनस्य पैदा हो जाए तो ऐसे में इनकी एकता को तोड़ना बहुत ही आसान था। और हम देखते हैं कि इस कार्य को अजात शत्रु ने किया। उसने अपने मंत्री वर्षकार को वैशाली में भेजा, जिसने 3 वर्ष तक वहां पे रहकर इन जो प्रमुख मुखिया थे, यानी वो 7707 जो राजा थे, उन सब के मन में एक दूसरे के प्रति द्वेष, ईर्ष्या पैदा की। और यही कारण था कि संघ में इतना भेद हो गया, इतनी फूट पड़ गई कि जब निर्णय लेने का समय आया तो वो आपस के वैमनस्य के कारण कोई निर्णय ले ही नहीं सके। दूसरा जो कारण रहा इन गणराज्यों के पतन का, वो था कि जनता के मस्तिष्क में राजतंत्र का जो महत्व है वो सदैव बना रहा। राजा का जो अ, महत्व है, उसकी जो प्रसिद्धि है, उसकी जो लोकप्रियता है, वो सदा बनी रही। इसीलिए राजाओं को उन्होंने हमेशा गणराज्यों की बजाय प्रश्रय दिया। तीसरा कारण रहा राजतंत्र के राजाओं की साम्राज्यवादी आकांक्षा। ये जो गणराज्य थे ये तो किसी पर आक्रमण नहीं करते थे, क्योंकि इनको सिर्फ अपने गणराज्य की जो स्वतंत्रता थी वही प्यारी थी। लेकिन जो राजा थे वो ये सोचते थे कि यदि हमारा साम्राज्य विस्तृत हो गया तो हम तो बड़े राजा कहलाएंगे, सम्राट कहलाएंगे, हमारे क्षेत्र में बहुत वृद्धि हो जाएगी, हमें बहुत लाभ होगा उसका। तो राजाओं की ये जो साम्राज्यवादी आकांक्षा थी उसने गणराज्यों का पतन कर दिया, क्योंकि इन लोगों ने गणराज्यों की स्वतंत्रता को खत्म कर दिया। एक कारण रहा इन गणतंत्रों की जो विधान व्यवस्थाएं थी उनमें कुछ कमियां थी। जैसे कि एक तो इनके संथागार में सदस्यों की संख्या बहुत ज्यादा थी। 7707 राजा भी अगर आप छोड़ दीजिए, यदि 700 लोग भी होते हैं तो भी सदस्यों की संख्या काफी है। और इतने सदस्यों के होते हुए कोई त्वरित, कोई शीघ्र निर्णय लेना पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि इतने लोगों को एक मत कर पाना बहुत ही मुश्किल काम है। दूसरी चीज कि इनकी ये जो सदस्य संख्या थी इसके कारण किसी भी विचार विमर्श की गोपनीयता रह पाना संभव ही नहीं था। इतने सारे लोग यदि
बैठकर बातचीत कर रहे होंगे, तो कहीं ना कहीं से तो बात जो है वो बाहर निकल ही जाएगी, गोपनीयता रहेगी नहीं। एक कारण ये भी रहा कि इनके जो अधिकारी थे वो अपेक्षाकृत स्वतंत्र थे। जैसा मैंने आपको बताया, न्याय के क्षेत्र में ही देखिए कि यदि निर्दोष पाते किसी को तो अपने स्तर पर छोड़ सकते थे। तो ये अधिकारी राजतंत्रों की अपेक्षा अधिक स्वतंत्र थे। वहां तो वो राजा के प्रति जवाबदेह थे, और लेकिन यहाँ ये खुद ही महत्वपूर्ण थे और खुद को ही निर्णय लेने का अधिकार भी प्राप्त था। तो अपेक्षाकृत स्वतंत्र होने के कारण ये अत्यधिक कार्यकुशल नहीं होते थे। जैसा भी काम चल रहा है, काम चलने दो। और यही कारण रहा कि गणराज्यों का पतन हो गया, और शीघ्र ही जो मगध था, उसने केंद्रीय शक्ति के रूप में, भारत की केंद्रीय शक्ति के रूप में अपना प्रादुर्भाव कर लिया।